आज शुक्रवार है और हाँ जी। आज ही हमारी इस बैच का आखिरी मीटिंग है और अंतिम प्रैक्टिकल। तो मैंने सोचा कि अब सब कोई पढ़ के कमाने की ही सोचता है। तो आज पढ़ाई पूरी हो रही है, तो पैसा कैसे देखा जाए उस पर ही बात करते हैं। तो आज दिन भी शुक्र है और शुक्रवार है, वीनस का दिन है। और जो छुट्टी पे गए हैं वो भी शुक्र के कारण ही शादी में गए। तो आज शुक्र बहुत प्रधान हुआ पड़ा है। तो रेणु जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आज आरंभ करें फिर, जैसे ज्वाइन करते रहेंगे सब लोग। हाँ जी। यस, ओके। तो आप सभी का स्वागत है इस बेसिक कोर्स के क्लोजिंग सेशन में, आपके बैच के क्लोजिंग सेशन में। कह सकते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि क्योंकि जब पढ़ने के बाद हर कोई कमाने की सोचता है, तो वीनस के बारे में सोचना अवश्यंभावी है। अभी क्या है कि हम अपनी कुंडली में हर जगह मतलब ये प्रयास करते हैं कनेक्शन ढूंढने का कि कौन सा ग्रह पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है, कौन उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, क्या करना चाहिए कि धन आए, आदि इत्यादि। ये यक्ष प्रश्न हमेशा रहते हैं। और एक ज्योतिष का विद्यार्थी और जिज्ञासु होने के नाते तो हम सभी के मन में ये हमेशा आता ही रहता है, और फिर पूछने वाले ऐसे प्रश्न पूछते भी हैं। तो जो कि अपनी जगह सही है, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर अपने पास किसी का भी चार्ट है और बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कई बार क्या होता है कि प्लेनेट के कॉम्बिनेशंस, प्लेसमेंट्स ऐसी होती हैं कि जो आसानी से समझ में नहीं हो पाती, डिकोड नहीं हो पाती है। तब क्या किया जाए? एक विनोद जी नमस्कार। विनोद जी आप सुन रहे हैं? चल, तो जब हम डिकोड नहीं कर पाते या हमसे जो प्रश्न पूछ रहा है उस व्यक्ति को हम एक संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते, तो आती है दिक्कत की क्या हम में कुछ कमी है। पर एक चीज समझिए, ये ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर का ज्ञान किस तरह है? क्योंकि हम ब्रह्मांड से ऊर्जाएं लेके उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। पूरा जो कॉस्मोस है या यूनिवर्स है, उसमें ये हमें जो रेफरेंस के लिए दिया गया है वो दिया गया है सोलर सिस्टम। उसमें नवग्रह हैं। उन नवग्रह में से भी दो नॉन फिजिकल एंटिटीज हैं
और बाकी 7 फिजिकल एंटिटीज हैं। तो ये जो हैं, इन्हीं के रेफरेंस में, इन्हीं की ऊर्जाएं लेकर, इन्हीं के विषय में हमें बताना होता है। तो वो तो अपने आप में इतने विशाल हैं कि हमारा पूरा जीवन काल पर्याप्त नहीं है उसे समझ पाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ तो बताना ही पड़ेगा, दूसरे के लिए नहीं तो अपने जीवन को समझने के लिए। तो क्या किया जाए? तो वैभव वास्तव में है जो चीज व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में। वो वैभव किस प्रकार का है? वो अपना अपना एक रुझान हो सकता है, अपने स्वभाव, अपनी आदतों, अपनी इच्छाओं के अनुरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन उन सब के मूल में धन होता है। अब धन का कारक ग्रह कौन सा है जो इस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके? वह शुक्र है। हमारे वैभव का कारक कौन है? शुक्र है। नैसर्गिक कुंडली में हमारा पार्टनर या जीवन साथी या स्पाउस, उसका कारक कौन है? शुक्र है। हमारे को कुछ खाने की इच्छा हो रही है, उसका माध्यम कौन है? शुक्र है, दूसरा घर। यानी कि हमारे सुखी अनुभव करने का, जो कि एक मानसिक स्थिति है, जिसे हम चंद्रमा का कारकत्व मान सकते हैं, लेकिन यहां पर यह स्पष्ट होता है कि हमारा सुखी अनुभव करना शुक्र पर निर्भर एक बड़ी सीमा तक करता है। तो ये जो शुक्र है, इसको कैसे समझें? बहुत सिंपल है, जहां है वैसे ही समझें। अभी हमने मेरे ख्याल में 3 या 4 सेशन पहले जो किया था, वीनस को रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश की थी कि संबंधों को किस प्रकार से समझा जा सकता है शुक्र से। कौन सा संबंध? सबसे प्रमुख होता है 7वां घर। क्यों? क्योंकि वो आपकी समाज से भी रिलेशनशिप बताता है। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके पार्टनर और आपके ग्राहकों से आपके रिलेशनशिप बताता है, और अगर आप गृहस्थ हैं तो आपके जीवन साथी के साथ आपकी आपके जो संबंध हैं वो बताता है। तो वहां तो हमने रिलेशनशिप की बात करी है, जो जिसमें हम ये मान सकते हैं कि इमोशनल एंगल ज्यादा था। लेकिन अगर हम बात करें कि जो धन है, वैभव है, वेल्थ है, जो हमारी सेकंड हाउस, दूसरे घर की जो सिग्निफिकेशंस हैं, दूसरे घर का जो कारकत्व है, उसको समझना हो तो क्या किया जाए? क्या कोई ऐसी युक्ति है कि जिससे हम समझ सके बिना अधिक भागदौड़ किए? तो उसका सीधा उत्तर है, जहां शुक्र है उसी स्थान को देखिए। शुक्र की जो स्थिति है वो आपको बता देगी कि आप के जीवन में वैभव कैसा रहेगा। और उसके लिए आपको दशा देखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई अधिक गणित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मैंने कोर्स में कराया है आपको, वीनस कौन सी राशि में बैठा है और कौन से भाव में बैठा है, यानी कि प्लैनेट, साइन एंड हाउस, इन तीनों को अगर आप जोड़ लेंगे, जो कि मैं अब तक कराने का प्रयास कर रहा था, तो भी आपको एक बहुत सुदृढ़ स्क्रिप्ट मिल जाएगी अपने जीवन में मिलने वाले वैभव की। वो वैभव किस प्रकार मिलेगा, उसमें क्या सपोर्ट होगी, क्या चैलेंजेस होंगे, वो सब वहीं से स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं, 2 कुंडलियों को डिस्कस करते हैं हम, उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा।
और जिन्होंने ये सारी चीजें अभी की हैं साइन हाउस प्लैनेट, तो वो रिलेट भी कर पाएंगे। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि वीनस की सिग्निफिकेशंस आपके विचार से क्या क्या है, और नोट करिएगा, मतलब क्योंकि कोरिलेट करने में आसान रहेगा। कोई भी शुरू हो जाए। वीनस की सिग्निफिकेशन आपके हिसाब से क्या है? बोल दीजिए दिवाकर जी। सर मैं नमस्ते सर। नमस्कार। वीनस का तो सिग्निफिकेशन बहुत सारे एंगल से है कि जैसे कि भक्ति में भी आपको कार्य आता है, बिना शुक्र के आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। नहीं, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल जो सब्जेक्ट है हमने लिया है जीवन के वैभव से संबंधित, उस दृष्टिकोण से, वरना तो वो तो अनंत है, मतलब सिग्निफिकेशन तो बहुत है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ एक दो करके सभी अगर कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अगर उस रिलेटेड में वैभव के, तो जितना ब्रांडेड चीज है वो शुक्र के अंतर्गत में आती है। महालक्ष्मी है, उसके अंतर्गत में आती है। ब्रांड हो गया, ठीक है, चलिए। और कोई? ऑल टाइप ऑफ लग्जरीज, ऑल जो भी टाइप लग्जरीज, Comfort. ठीक है। कंफर्ट लग्जरीज में आ गया, ठीक है। और कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? वैसे तो व्यापक है, ऑल टाइप ऑफ लग्जरीज, सब कुछ कवर हो गया। जैसा चाहिए वैसा सब कुछ। कोई इसमें विशेष बताना चाहेगा? चलिए ठीक है। अब मैं आपसे चाहूंगा एक चीज समझिएगा। जब मैं ये कह रहा हूं कि जहां वीनस है वैसा ही है आपके कुंडली में वैभव, तो अब समझिए, वीनस, शुक्र आपकी कुंडली में यदि उच्च की राशि में बैठा है, उच्च का है अर्थात, तो कहां बैठा होगा? कौन सी राशि में? पाइसिस में, स्पाइसेस। ठीक है। यदि पाइसिस में बैठा है तो वो अपने आप में आपको एक अच्छा रिजल्ट देने की फाउंडेशन देता है।